वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। आई किसको दिखाता है? रो को, नंबर ऑफ रो को। A31 A22 था, सबको पता है। AI से क्या दिखा रहा है? स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में, लेक्चर 1 मैट्रिसेस का। ठीक है, क्लास 12th का पहला लेक्चर मैथ का। अच्छा, अभी आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हो? हाँ बेटा, जनरली स्कूल्स वगैरह में आपके चैप्टर 3 मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पहले करवाते हैं, फिर फर्स्ट एंड सेकंड में जाते हैं। ठीक है, हम भी इसी ऑर्डर में चलने वाले हैं। ठीक है, सो मैट्रिसेस मेरे बच्चे, मैथ का। अब क्या होता है, यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जेई के लिए क्या पढ़ना है, सीबीएसई के लिए क्या पढ़ना है। तो भाई अलग अलग नहीं देख सकते हम। जो टॉपिक्स आउट ऑफ सीबीएसई होगा मैं बता दूंगा साथ के साथ कि भाई ये सीबीएसई में नहीं आएगा, पर्टिकुलरली जेई के लिए ही पढ़ना है, ताकि जब आपके स्कूल एग्जाम्स हो तब आप वो ना पढ़ो। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, पर साथ के साथ हम सीबीएसई और जेई का स्टडी करने वाले, बहुत मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर करेंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन से एडवांस लेवल तक जाएंगे। राइट? ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइज। वंस अगेन वेलकम। ठीक है आप लोगों का। हाँ भाई, क्या होता है मैट्रिसेस? तो बेटा मैं सच बोलूं तो असलियत में मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स। एक को मैट्रिक्स कहते हैं, नहीं सिंगुलर, है ना? सिंगुलर, ये क्या होता है? सिंगुलर। और एक से ज्यादा हो तो उसको आप मैट्रिसेस बोल देते हो, जैसे तुथ और तीत है ना, ऐसे। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो मैट्रिसेस, यह प्लूरल। ठीक है बेटा? ओके, तो होता क्या है मैट्रिक्स? सच बताऊं मैं आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा है, तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, तो जिसे जनरली आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का इजाद हुआ। इजाद मतलब खोज हुआ। मैट्रिसेस ऐसे है अस्तित्व में। आजकल मैट्रिसेस हर जगह, चाहे आप कोडिंग की बात करो, चाहे आप कॉमर्स की बात करो, साइंस फील्ड की बात करो, हर जगह यूज होता है। पर ठीक है भैया, मैट्रिक्स होता क्या है ये तो बता दो। हाँ भाई, एक पहले तो बहुत बेसिक समझेंगे इसका, है ना, इंट्रोडक्शन से बिल्कुल। ये मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, तो सपोज एक लड़की है राधा, उसे एक इंफॉर्मेशन बतानी है कि उसके पास 15 बुक्स है। तो कैसे बताएगी? या सिंपल लिख देगी कि राधा हैज 15 बुक्स, है ना? तो एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15 लिख दे। ठीक है, और हम ये समझ जाए जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 15, वो नंबर ऑफ नोटबुक्स है या नंबर ऑफ बुक्स है दैट राधा हैज। समझ आ रहा है? जो राधा के पास है। ठीक है, अब सपोज ये बताना चाहती है, या एक और चीज वो बताना चाहती है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स प्लस पेन, या नंबर ऑफ बुक्स प्लस पेन। तो सपोज वो बता रही है कि उसके पास 15 बुक है और 7 पेन है। इस तरीके से भी लिख सकती हो कि भाई इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है वो नंबर ऑफ बुक को दिखा रहा है, जो दूसरा नंबर है नंबर ऑफ पेन को दिखा रहा है। ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां देखो, अपन ने बताना है किसी को। ठीक है, तो यहां राधा लिख देंगे, ये क्या है? ये बुक्स, और ये क्या है? पेन। ठीक है, तो इसे पता लग गया राधा के पास 15 बुक है और 7 पेन है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन ऐसे भी लिख सकती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राधा को हम ऊपर लिख दे और बुक्स हम यहां लिख दे और पेन हम यहां लिख दे। बिल्कुल ठीक, 15 राधा के पास बुक्स है और 7 क्या है मेरे बच्चे? पेन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट नाउ सपोज 3 दोस्त है। ठीक है, राधा, अरुण, ठीक है, और रोहित है। हमें बताना है कि इनके पास कितने बुक्स है और कितने पेन है। ठीक है, तो ये लिखने के बताए कि राधा हैज 15 बुक्स एंड 7 पेन। ठीक है, अरुण हैज 5 बुक्स एंड 2 पेन। रोहित हैज 10 बुक्स एंड 3 पेन। ये लिखने के बजाय हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या
क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है। फॉर यहां पे हमने नाम लिख दिया राधा का, यहां लिख दिया हमने अरुण का, और यहां क्या, रोहित का। साफ सिंपल बात। ठीक है, यहां राधा के पास जितनी भी बुक्स है हम यहां लिखेंगे, यहां बुक्स, और जितने भी पेन है यहां लिखेंगे। ठीक है, तो राधा के पास कितने बुक्स थे? 15। कितने पेन है? 7। ठीक है, अरुण के पास 5 बुक है और 7 पेन है, नहीं 2 पेन है। ठीक है, रोहित के पास बेटा 10 बुक है और 3 पेन है। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं भाई, अरेंजमेंट है नंबर्स का, और इसे रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, माया जाल। चलो ठीक है, अब यहां देखो, और दूसरा तरीका क्या है इसे रिप्रेजेंट करने का, कि भैया एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे नाम हम ऊपर लिख देंगे, राधा, अरुण और रोहित, और आइटम्स हम यहां लिख देंगे, बुक्स और 2 मिनट, इसको हम इधर कर देते हैं, और पेन। ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार कि ठीक है भैया जी, बुक्स राधा के पास कितनी थी? 15, अरुण के पास 5, और कैसे लिख रहा हूं मैं, रोहित के पास 10, पेन राधा के पास 7, अरुण के पास 2, रोहित के पास 3। समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो ये चीज है मैट्रिक्स भाई, और कुछ नहीं है। देयरफॉर अब देखो, चलो ये तो आ गया, ये यहां पे देख लेते हैं। देयरफॉर क्या होता है एक मैट्रिक्स? क्या होता है एक मैट्रिक्स? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है भाई। ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं उसमें, फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर्ड rectangular arrangement of numbers और फंक्शंस। साफ सिंपल बात। ठीक है जी, और जो उसके अंदर नंबर है या जो फंक्शन है उसको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नंबर्स in a matrix called element और एंट्रीज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है जी, अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है बेटा। यहां देखो, फॉर एग्जांपल ए दे दिया, यहां देखो 2 1 0 -3 1 √5। ठीक है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। अच्छा यहां ध्यान देना, ये जो है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको अपन क्या कहते हैं? रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो इसमें कितने रो है जल्दी बताओ? 1 2 3, 3 रो है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई। यहां देखो 1 2 3। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन। क्या होता है बेटा? वर्टिकल लाइन, और इसको अपन कहते हैं कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन क्या कहते हैं? रो। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम। कितने रो है? 3 रो, 1 2 3। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स ए लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, स्मॉल ए आई जे लिख दो। स्मॉल ए आई जे क्या दिखा रहा है? स्मॉल ए दिखा रहा है एलिमेंट इनसाइड अ मैट्रिक्स। आई जे क्या दिखा रहा है? एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। भैया समझ नहीं आ रहा मुझे कहना क्या चाहते हो, तो जस्ट मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो, जैसे ए था ना, ये ले लो 2 1 0 -3 एंड 1 √5। ठीक है मेरे बच्चे,
ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा A11। पहले मैं लिखूंगा रो, आई किसको दिखाता है, रो को, और जे किसको दिखाता है, कॉलम को। ठीक है, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अच्छा A12 इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा है, 1। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं A32, ये क्या दिखा रहा है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो भैया जी थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो क्या दिख रहा है आपको इधर, √5। दैट्स ऑसम, समझ आया। देयरफॉर अगर मैं बात करूं, ठीक है, Aij, ये क्या है, Aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, है ना बेटा, एंड jth कॉलम। अरे कोई दिक्कत है बताओ, नहीं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके, चले आगे। ओके, हाँ जी, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें m रोज है और n कॉलम्स है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में नंबर ऑफ रोज को ना टोटल, यहां देखो, नंबर ऑफ रो को मैं m से डिनोट करूंगा और नंबर ऑफ कॉलम को मैं n से डिनोट करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ रो को m से डिनोट करूंगा, नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करूंगा। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितने रोज है, m रो है, और कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m क्रॉस n या m बाय n। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यही वाला था ना, जैसे कुछ और दे देता हूं मैं, सपोज 1 2 0 -5 2 7। ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा जल्दी बताइए, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, कितने रो है जल्दी बताइए, 2 रो है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इतना ध्यान रखना, ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है, तो कोई भी मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, m आप पहले लिखोगे और n बाद में लिखोगे, यानी रो पहले लिखोगे और कॉलम बाद में। ठीक है, यहां देखो, ये रो पहले और कॉलम बाद में, समझ आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसके पैर में लिखते हैं, रो पहले, कितने रो है भैया जी, 1 और 2, 2 रो है, बहुत बढ़िया। कॉलम कितने, 1 2 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, क्या बेटा, 2/3। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, है ना। एक और मान लो ये √5 7 0 -√2, इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या 2/2 होगा, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका बता दो, इसका क्या, इसका भैया एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1। दैट इज ऑसम। डी क्या होना चाहिए, 2 7 -3 0 0 1, इसका बता सकते हैं, इसका भी 2/3 है, थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा सा अलग करते हैं मेरे बच्चे, 1 2, इसका बता सकते हैं, एक रो है और 2 क्या है, कॉलम है। ये सब ऑर्डर है, ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आपको, ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है जल्दी बताओ, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 × 3 क्या है, 6। इसमें कितने एलिमेंट है, 4, 2 × 2 कितना है, 4। इसमें 1 एलिमेंट है, 1 × 1 1, इसमें 2 है तो 1 × 2 2। फिर therefore number of element of matrix A
जो कि ए आई जे है, जिसमें m रो है और n कॉलम है, इज mn। समझ आया? जैसे 2/3 का मैट्रिक्स है, किसका? 2/3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें 2 इंटू 3 यानी 6 एलिमेंट्स होंगे। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ग्रेट, ऑसम। आ रहा अच्छे समझ? अच्छे समझ आ रहा है? दैट्स ग्रेट। चलिए जी, एक एग्जांपल है। स्टार्टिंग में तो हमें आसान क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके ग्रेट। तो एक सस्ता सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज, ठीक है? ओके 1 2 एंड 3, ठीक है। फैक्ट्री 1 2 3 है और मैन वर्कर कितने हैं, वुमेन वर्कर कितने हैं, ठीक है? ओके, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। 3/2 का मतलब कितने रो होंगे? 3, और कितने कॉलम होंगे? 2। समझ आया? 3 रो 2 कॉलम, ठीक है? ठीक है भैया जी? ओके, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो, अरे वाह, ऐसे ही बना दो, 3 रो और 2 कॉलम। 30 25 25 31 27 26। इसको ए नाम देना है, बी नाम देना है, सी नाम देना है, मर्जी है, ठीक है? इसमें कितने रो है? 1 2 3, और कितने कॉलम है? 2। तो 3/2 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ज्यादा यहाँ क्या लिख सकते हो? मैन वर्कर, और यहाँ पे वुमेन वर्कर, और यहाँ पे फैक्ट्री 1 का सीन है, फैक्ट्री 2 का सीन है, और ये फैक्ट्री 3 का सीन है। हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है जी? ओके, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? ओ माय गॉड। नाउ एंट्री का मतलब एलिमेंट, स्मॉल से जो डिनोट करते हैं। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी A32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताओ। A32 कितना है? जल्दी बताओ। एलिमेंट लाइंग इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। क्या है बेटा? 26 26। रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री थर्ड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री थर्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे बच्चे? नहीं? फिर क्या दिक्कत है ना? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है पर अच्छा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा। ओके, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? वाओ, ठीक है। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है टोटल, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 8 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? तो हो सकता है रो कितने हो? 8, और कॉलम कितना हो? 1। यार 8 इंटू 1, समझ रहे हो ना कि 8 रो है और 1 कॉलम है। ऐसा हो सकता है कि 1 रो है और 8 कॉलम है, ऐसा भी हो सकता है। समझ आया? बहुत बढ़िया। ऐसा भी हो सकता है 4 रो 2 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 2 रो 4 कॉलम। इसके अलावा ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। इसके अलावा कोई? बेटा कहने का मतलब क्या है, आप ये समझो, ये देखो, जैसे ये वाला देखो, इसमें टोटल कितने कितने एलिमेंट है? 6, तो इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके ही आया है 2 इंटू 3। अगर 6 एलिमेंट लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 0 ऐसे लिख दो, -5 2 7 ऐसे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रो और 2 कॉलम, 3/2। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 के 6 एलिमेंट को, 1 2 0 -5 2 7। क्या कितने रो है? 6, 1 2 3 4 5 6, और कितने कॉलम है? 1, तो 6 इंटू 1। या सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 0 -5 2 7। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, तो है ना? तो कितने रो है? 1, और कॉलम कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब रो 1 है, कॉलम कितने हैं? 6। समझ आ रहा है? फिर इतने तरीके,
अब आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बोले कि भाई एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर आप वही लिखोगे जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो आप बोलोगे भैया 8 तो मल्टीप्लाई करके ऐसा भी आ सकता है कि 80 इंटू 0.1। अबे भाई रो कभी पॉइंट में हो सकता है, नंबर ऑफ रो, ये सब नहीं, मतलब इंटीजर होंगे भाई, नेचुरल नंबर्स होंगे, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। मतलब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो बेटा, कुछ चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। एम और एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहां देखो रिप्रेजेंटेशन कहां था इसका, हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे एम और एन दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से, ठीक है, ठीक है। और जैसे कोई एलिमेंट को, जैसे ये देखो कोई मैट्रिक्स को आप ऐसे डिनोट कर रहे हो ए आई जे, सबको पता है ए आई जे क्या दिखा रहा है कि एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई क्या दिखा रहा है, रो, तो रो एक या एक से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, एम से, और जे कितने कॉलम होंगे, एक या एक से ज्यादा कॉलम और एन से छोटा। समझ आ रहा है, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट सपोज, देन पॉसिबल ऑर्डर्स लिख दो, पॉसिबल ऑर्डर्स लिख दो मेरे बच्चे, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, 6 इंटू 3, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि भैया जी 18 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 9, जिनको मल्टीप्लाई करके, जिन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आए, 18 आए, राइट। और क्या, हाँ 6 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 6, इनके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स है, ग्रेट, ऑसम, मजा आ रहा है। अच्छा भैया जी ये वाला क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, ओ माय गॉड, कितने रो होंगे, 3, कितने कॉलम होंगे, 2। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ठीक है ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया एक, ठीक है, फॉर्मूला दे दिया कि आपको पता है बहुत अच्छे से ए आई जे क्या दिखा रहा है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, ए आई जे। और ये वाला एलिमेंट है ना, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j, ठीक है। यानी अगर मैं a11 की बात करता हूं तो i की जगह 1 पुट करूंगा, j की जगह 2, 1, मतलब अगर मैं a11 की बात करता हूं तो i की जगह भी 1, j की जगह भी 1। अगर मैं a12 की बात करता हूं तो i की जगह 1, j की जगह 2 पुट करूंगा, राइट। पहली बात तो ये, यहां से क्लियर पता लग रहा होगा i की वैल्यू, i किसको दिखाता है, रो को, नंबर ऑफ रो को, एक या एक से बड़ा होगा, 3 या 3 से छोटा, और j कॉलम को दिखाता है, तो एक या एक से बड़ा होगा, कितने कॉलम है, 2, 2 या 2 से छोटा होगा, बस फिर पुट करते जाओ, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा फिर भी विजुअलाइज करना है, तो 3/2 का मैट्रिक्स यानी 3 रो और 2 कॉलम, तो ऐसा होगा यार, 3 रो 2 कॉलम, ऐसा होगा, और क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप क्या लिखते हो, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो A11 i की जगह 1, j की जगह भी 1, ओके, 1 माइनस 3 -2 का मोड 2, जो कि क्या हो जाएगा 1, ये आपको पता है ना, मोड इसे +2 बना देगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 कट के, ठीक है, बहुत बढ़िया। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 ये दिखा रहा है, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा i की जगह 1, अच्छा j की जगह 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6, -5 का मोड 5/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया।
ठीक है, A11 हो गया, A12 हो गया। क्या A13 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैक्सिमम क्या जा सकता है? 2 जा सकता है, 3 नहीं जा सकता। समझ आया? तो अब हम मूव ऑन कर जाएंगे A21 में। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21। तो I की जगह 2, 3 इंटू 1 3, 1/2 आ जाएगा A22। तो I की जगह 2 और A6, तो और 4 -4/2 यानी 4/2, तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा ठीक है जी। अब 3 1 A31, A22 था, A22 और ये क्या आ जाएगा? 3 1। ठीक है जी, ओके। तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, कितना आ गया? 0, A32। I की वैल्यू, J की वैल्यू J, तो बिल्कुल ठीक है, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2। बहुत बढ़िया। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ गया? ए से डिनोट कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 5/2 1/2 2 0 3/2। हमारा प्यारा सा 3/2 का मैट्रिक्स आ गया। कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, क्या दिक्कत है ना? बिल्कुल आसान मेरे बच्चे। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसको क्या बोलोगे आप? A32। अच्छा, सो इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं इतना ध्यान रखना। एक और चीज मैं करवाता हूं आपको, एक और चीज करवाता हूं। इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। तो मान लो एक मैट्रिक्स है, मान लो क्या है? एक मैट्रिक्स A M/N का। वहां दिख रहा है आपको? थोड़ा सा पास लिखना पड़ेगा। M/N का, M/N का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिखोगे जल्दी बताओ? A11। फिर इसको, इसके लिए स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा यार, कहाँ लिखूं? यहाँ रहने देते हैं, इसके लिए स्पेस चाहिए अपने को। ये पीपीटी के आना है यार, वहाँ होता तो अच्छा रहता। वहाँ ब्लर आ रहा है, जैसे पीसी मोड में ना, वहाँ ब्लर आ रहा है। कोई नहीं, रुको, आगे आगे करवाता हूँ। टाइम कितना हुआ? 5:17 हो गया। कोई नहीं, यहाँ देखो। बस 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 बेटा जी, इन जनरल किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? यहाँ यहाँ देखो, नोट कर लो। कोई भी मैट्रिक्स A है, B है, C है, सपोज। ठीक है भैया जी, M/N का मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? तो चलो A11, A12, A13, फिर ऐसे जाते जाते A1, क्योंकि फर्स्ट रो है। कौन से कॉलम तक पहुंचोगे? यहां M लिखोगे, N लिखोगे? फर्स्ट रो तो सबका फिक्स है। इसका फर्स्ट कॉलम था, इसका सेकंड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम, और टोटल कितने कॉलम है? N। तो यहां A1N लिखोगे भाई। नहीं आया समझ? सपोज इसे अपन क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे जाते जाते सेकंड रो तो फिक्स है, पर कॉलम लास्ट में कितना जाना है? nth कॉलम। समझ आ रहा है? ठीक है, सिमिलरली ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या लिखोगे जल्दी बताओ? लास्ट में क्या लिखोगे? हैं, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल, फर्स्ट रो सेकंड रो, टोटल कितने रो है? टोटल कितने रो है? mth रो है ना, मतलब लास्ट वाला, पर कॉलम एक है, पहला mth रो, सेकंड कॉलम mth रो, थर्ड कॉलम, ऐसे जाते जाते mth रो nth कॉलम। वेरी गुड, ग्रेट, कतई जा यार, स्वाद आ रहा है। ऑसम भैया जी, ऑसम। ठीक है, यानी अगेन मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में AIJ। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एंड क्लियरली जो I की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा और M या M से छोटा, नंबर ऑफ रो से छोटा, I की वैल्यू।
आई, ठीक है। अच्छा जे यानी कॉलम 1 या 1 से बड़ा और n या n से छोटा, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आ रहा है समझ अच्छे से, ठीक है। तो बड़ा आगे चलते हैं अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली मैट्रिसेस का जो हमने टाइप बनाया है वो ऑर्डर के बेसिस पे बनाया है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम ही पता लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा है कि सिर्फ कॉलम होगा इसका, ठीक है। कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, सिर्फ कॉलम नहीं बल्कि एक कॉलम होगा। ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, रोज जितने मर्जी उतने हो बेटा। फॉर एग्जाम्पल 1 0 -2। अच्छा इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। कितने कॉलम है? एक। रो कितने हैं? 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? रो बाय कॉलम होता है तो 3/1, ठीक है बेटा। जैसे बी बना लो, कुछ भी, जैसे √3 -2, इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताओ? 2/1, ठीक है। या एक सी देख लो, सी जैसे 5 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1, एक रो एक कॉलम, ठीक है। तो यहां नोट करने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम सबके कितना है बेटा? जल्दी बताओ। 1 है, समझ आया? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम एक ही कॉलम हो, मतलब रोज जितने मर्जी उतने हो, है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स के केस में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, AIJ, ठीक है, ठीक है, M क्रॉस N लिख सकता हूं, पर यहां हम सबको पता है N की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1। M का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1। N का वैल्यू हमेशा 1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होगा, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स साफ नाम से पता लग रहा है, जिसका एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो उतने हो, एक रो हो, समझ आया? एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, जैसे √3 0 -5, ठीक है, इसे ए नाम दे देते हैं। तो क्लियरली देख सकते हो एक ही रो है, कॉलम भले ही 3 है, ठीक है। तो 1/3 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रो 1, कॉलम 3, ठीक है। अच्छा बी बोल देता हूं मैं -1 5, इसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताओ? 1/2, ठीक है। सी बोल देता हूं √5 √7 कुछ भी, या -1, तो इसका भी क्या होगा? 1/1। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हो, रो कितने भाई? रो 1 है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, AIJ, ठीक है, तो M नंबर ऑफ रो, M लिखने के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं इधर? 1। भाई रो 1 होगा, रो 1 होगा, N, है ना। M की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 1। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो नाम ही बता रहा है स्क्वायर जैसा दिखेगा, यानी जितने रो उतने ही कॉलम। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल, ठीक है। यानी दैट इज M इज इक्वल टू N। समझ आया नहीं आया? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। जैसे ये देखो 1 0 -1 5, ठीक है। कितने रो है जी? 2 रो। कितने कॉलम है जी? 2। तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, या सिंपली इसे आप लिख सकते हो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 मतलब रो भी 2 होंगे, कॉलम भी 2 होंगे, समझ आया? अच्छा ये देखो बी √3 5 -1 0 2 0 1 1 x, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कितने रो है? 3। कितने कॉलम है? 3, यानी ये 3/3 का। बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 1। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1/1 का, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान देना, यानी देयरफॉर, ठीक है, तो ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, ठीक है। तो यह M/N लिखने की जरूरत नहीं है, M/M लिखो या तो N/N लिखो, क्योंकि M इज इक्वल टू क्या है? N है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड A is a square matrix. A is a square matrix of order M. M/M लिखने के बजाय सिंपल M लिख सकते हो, राइट? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब ना स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खासियत है, ठीक है। यहां एक बनता है
डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल जिसे कहते हैं। आप बोलोगे भैया डायगनल तो दो बनेगा, ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है। डायगनल दो है पर प्रिंसिपल डायगनल एक ही है। इसको अपन डायगनल क्यों नहीं लेते, इसको अपन डायगनल क्यों नहीं लेते, प्रिंसिपल डायगनल क्यों नहीं लेते, एक खासियत है, मैं आपको बताता हूं। यहां देखो, अच्छा इस वाले एलिमेंट को आप क्या कहोगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस वाले को A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस वाले को A33। समझ आया, जो I की वैल्यू वही J की वैल्यू। इनको अपन क्या कहते हैं जल्दी बताओ, इसको अपन कहते हैं, इसको कहते हैं डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, A11 A22 एंड A33 आर कॉल्ड डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एलिमेंट्स। समझ आया। और इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल। अब भाई इसको क्यों नहीं कहते, इसको क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसको पता है क्या, इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ना बेटा, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 ना भाई, तो 1 और 3 इक्वल थोड़ी है। ठीक है, और इसको क्या है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन 3 और 1 इक्वल नहीं है। समझ आया, समझ आया। यानी ये डायगनल एलिमेंट है और डायगनल एलिमेंट क्या बनाता है, प्रिंसिपल डायगनल बनाता है। समझ आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। यानी देयरफॉर अगर ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, प्रिंसिपल डायगनल या सिंपली डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल। अरे समझ आया नहीं आया। और इन एलिमेंट्स को क्या कहोगे, क्या कहोगे, डायगनल एलिमेंट्स। समझ आया। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ओके हाँ भाई, अगला क्या है, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल से पता लग रहा है डायगनल का कुछ लेना देना है। और डायगनल किस में आता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 हो, नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, 0। A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। डायगनल एलिमेंट 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर एक गारंटेड है कि नॉन डायगनल क्या होंगे, 0। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो कि नॉन डायगनल 0, इसका मतलब 1 0 0 0 -2 0 0 0 -1। ठीक है, तो ये हम सबको पता है ये क्या है, डायगनल। इसे छोड़कर बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बीच में 0 हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है डायगनल, ये 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, बट नॉन डायगनल हैज टू जीरो, नॉन डायगनल को 0 होना पड़ेगा, डायगनल में 0 हो या ना हो, नॉन डायगनल को क्या होना पड़ेगा, 0। समझ आया। दिस इज अ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं, बी। ठीक है, 0 0 0 5, क्या ये डायगनल है, क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल। नॉन डायगनल क्या है, 0, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। ओके, एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स का एक टाइप है जिसमें जितने भी डायगनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल होते हैं, मतलब वो आपस में इक्वल होते हैं, किसी के इक्वल नहीं होता, आपस में इक्वल होते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है या तो 5 5 5 होगा, या तो -2 -2 -2 होगा। ठीक है, और नॉन डायगोनल क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ये देखो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। समझ आया, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल क्या होंगे, 0। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल और नॉन डायगोनल 0। बहुत बढ़िया बेटा, ये 3/3 का है। ओके, जैसे बी
मैं बोल देता हूं -2 0 0 -2, ठीक है। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है क्या है, इक्वल, और नॉन डायगोनल क्या है, 0, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अगला आ गया भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है, और यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो, यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। बस उस जैसे स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, कुछ डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो पर सेम होने चाहिए, कुछ भी हो, पर यहां डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए पर 1 के इक्वल होना चाहिए। उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ए है मान लो, तो डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होगा और नॉन डायगोनल क्या होगा, 0, ठीक है। दिस इज एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और इसको I3 से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। I3 से डिनोट कर सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अच्छा, जैसे बी है, मान लो बी, वो क्या है, अगर भी इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 होना पड़ेगा, नॉन डायगोनल को क्या होना पड़ेगा, 0, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज I2, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ऑसम। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है भैया जी, जीरो मैट्रिक्स तो एक ऐसा मैट्रिक्स, और जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। पर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल है, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ओके ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए है 0 0 0 0, ये 2/2 का है, ऐसा भी हो सकता है 0 0, ठीक है। 1/2 का है, ठीक है। सी ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। इन सबको जीरो मैट्रिक्स से जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है तो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो सारे 0 के इक्वल होने चाहिए। यहां मजा नहीं आया, दोबारा समझाओ, कोई बात, चिल आउट करो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात तो ये। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। समझा? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो तो उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ओके, यहां देखो, ठीक है। जैसे ए है, ठीक है, तो 1 2 3 0 5 3 0 0 -1, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ये है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ये है, ट्रायंगल बन रहा है, लोअर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल लोअर बन रहा है, मतलब इसमें 0 नीचे है, पर इसका नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाले ट्रायंगल में नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल में नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। डायगोनल में भी 0 हो सकते हैं, नॉन जीरो, पर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या होना पड़ेगा, उन्हें 0 होना पड़ेगा। इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा है, अगर अपर ट्रायंगुलर है अपर, तो डायगोनल के नीचे वाले 0 होंगे। समझ आया? ठीक है। जैसे मैं बी, अच्छा एक और जैसे ना, जैसे देखो, जैसे कि -5 2 3 0 1 0 0 0 0, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ये प्रिंसिपल डायगोनल है। डेफिनेशन देखो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है ना, तो डेफिनेशन तो यही कहता है, ऊपर चाहे 0 हो चाहे नॉन जीरो, घंटा फर्क नहीं पड़ता।
प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 होने पड़ेंगे। तो ये सारे क्या है जल्दी बताओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और ऐड करता हूं आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा लिखने का तरीके में अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था, ये हो गया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आई इक्वल टू जे हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, लिख लिया था। डायगोनल मैट्रिक्स में देखो, डायगोनल मैट्रिक्स किसमें देखो, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक लिखने का एक नोटेशन जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज देता है, डायगोनल एलिमेंट देता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट देता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट देता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट देता है। मैं कह रहा हूं इफ, या इफ तो छोड़ो, कोई एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है, ठीक है, जिसके लिए आई इज इक्वल टू जे है, इसका मतलब आई अगर 1 है तो जे भी 1 होना पड़ेगा, आई अगर 2 है तो जे भी 2 होना पड़ेगा, यानी A11, A22, A33, इनको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये कुछ चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ए आई जे, जिस आई इज इक्वल टू जे है, मतलब जैसे यहां देखो ना A11, A22, A33, तो आई इज इक्वल टू जे है, आई इज इक्वल टू जे है, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। समझ आया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर ए आई जे है फॉर विच आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये नोटेशंस आपको पता होने चाहिए। समझ आ रहा है क्या, मजा आ रहा है भैया जी, मजा आ रहा है, दैट्स ग्रेट, ऑसम। जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट देखो, ये नॉन डायगोनल है, तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है, अच्छा अगला चलते हैं डायगोनल में। डायगोनल में क्या था, नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए थे, और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल 0 होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक ऑर्डर m का क्या है, एक ऑर्डर m का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 होना पड़ेगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ए आई जे क्या होना पड़ेगा, 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अरे आई इज नॉट इक्वल टू जे मतलब आई अगर 1 है तो जे 1 नहीं हो सकता, 2 हो गया, जैसे 1 2 हो गया, 3 1 हो गया, 2 1 हो गया। समझा रहा है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट दिखा रहा है भाई। समझ आ रहा है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट चाहे 0 हो चाहे नॉन 0, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, 0। तो ये लिखने का सही नोटेशन है क्या, है। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, स्केलर मैट्रिक्स क्या था भाई, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही था, पर डायगोनल एलिमेंट सारे उसके इक्वल थे और नॉन डायगोनल 0 थे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक ऑर्डर m का क्या है, ऑर्डर m का क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर। अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे भाई, जिसके भी इक्वल हो इक्वल होंगे, और नॉन डायगोनल क्या होंगे, 0। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे, यानी दिस इंप्लाइज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट दिखा रहा है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। समझ आ रहा है, तो ए आई जे है वो कॉन्स्टेंट सेम रहना चाहिए, के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, के कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, या स्केलर मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, पर इक्वल भी किसके, फिर 1 के। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। ठीक है, चलो, यानी मैं कह रहा हूं अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर m का, m बाय m का। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, 1 के, फॉर ऑल i इज इक्वल टू जे। अरे i इज इक्वल टू जे का मतलब 1 1 2 2 3 3, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट। वो किसके इक्वल होगा, 1 के
ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू जे। बहुत बढ़िया भैया, सारे नोटेशंस क्लियर हो रहे हैं, दैट्स ऑसम। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, सारे, मतलब मैं अगर कह रहा हूं ए आई जे है, ठीक है, m क्रॉस n, ठीक है, तो ए आई जे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एन जे। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लिखने का, नोटेशन फॉर्म में लिखने का कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है बेटा, जो कि m बाय n का है, नहीं m बाय m का ही होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो भैया जी डायगोनल के नीचे वाले, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे वाले 0 होंगे, तो डायगोनल के नीचे वाले, जैसे इसको आप क्या कहोगे, जल्दी बताओ। इसको कहोगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या कहोगे A31, इसको क्या कहोगे A32। ठीक है, जो डायगोनल के नीचे एलिमेंट है ना, उसका i j से हमेशा क्या है, बड़ा है, उसका i j से हमेशा क्या है, बड़ा है, यानी दिस इंप्लाइज ए आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। i इज ग्रेटर देन j का मतलब क्या है, i इज ग्रेटर देन j का मतलब क्या है कि वो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे, पर आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट्स ऑसम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले 0 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है, ऑसम। अगला आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उल्टा है भैया। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0, है ना। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ओके 1 0 0, ठीक है, 2 -5 0, ठीक है, 7 √3 2, ठीक है बेटा। तो दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है, 0 है। समझ आया, तो इसको अपन कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ओके, ठीक है, बी, एक और मैं उदाहरण दे दूं अगर आपको, ठीक है, यहां देखो 1 0 0 -1, अब 0 की जगह यहां 0 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसका क्या है, जल्दी बताओ, डायगोनल है ना, और डायगोनल के ऊपर वाला क्या है, 0, है ना। एक और दे देता हूं 3/3 का, ठीक है, ये देखो यहां क्या हो सकता है, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे 0 नहीं हो सकता या डायगोनल में 0 नहीं हो सकता, पर ये गारंटेड है कि डायगोनल के ऊपर वाले 0 होंगे ही होंगे, चाहे डायगोनल में 0 हो या ना हो, चाहे नीचे 0 हो या ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि 5 0 0 -2 0 0 0 3 1, क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से क्या, वैसे भी है भाई। क्यों, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, नीचे वाले 0 हो या ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे m/n, ठीक है, ये भी गलत लिख दिया मैंने, m/m होगा, मेरे अमरूदों के छिलको, ये m/m होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, क्या क्या होगा इसमें भैया जी, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या है, 0, और ऊपर वाले एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो, इसको तुम कैसे लिखोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, इसको ऐसे लिखोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको ऐसे लिखोगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इन सभी केसेस में इस, है ना, रो कॉलम से कम है, रो कॉलम से कम है, यानी आई जे से कम है, यानी ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। पहले क्या था, आई इज ग्रेटर देन जे, अब क्या, आई इज लेस देन जे। ठीक है, जब आई जे से कम हो, यानी जब रो कॉलम से कम हो,
ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट दिखा रहा होता है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला आ गया यूनिट, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही है, पढ़ा दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अगले कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एक नोट करवाता हूं मैं। एक दो टाइप और होते हैं, ठीक है, एक दो टाइप और होते हैं, ठीक है। एक और टाइप होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैं रो मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या, मतलब ऐसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टली दिखेगा। कैसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टली, ऐसा। मैं मान लो 1 2 3 -1√2 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। तो इसमें खासियत क्या है, खासियत क्या है इसमें, जल्दी बताओ। कॉलम की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू रो की मात्रा। जैसे 2/3 का है, ठीक है, ठीक है। जैसे a इक्वल टू aij, क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, m/n का। पर इसमें एक खासियत होगा, क्या खासियत होगा, क्या खासियत होगा, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ रो कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। देखो ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब ऐसा दिखेगा कुछ, तो रो कम होंगे, कॉलम ज्यादा होंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स पता लग गया होगा, ऐसे दिखेगा, वर्टिकली ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल 1 0 -2√3 0 1, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो जैसे इसमें रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 2। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है इधर, कि इसमें अगर वर्टिकल है तो रो ज्यादा होंगे, कॉलम कम होंगे, ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं ये जो है, ये जो है एक वर्टिकल मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, m क्रॉस n का, ठीक है, ठीक है, m क्रॉस n का। तो इसमें क्या चीज होगा, जल्दी बताओ। इसमें वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है, तो इसमें रो ज्यादा होंगे और कॉलम कम होगा। m इज ग्रेटर देन n। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोनों को कंबाइन नहीं, पता क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर से हटके है ना, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोले तो या तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, या तो बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, या तो वर्टिकल मैट्रिक्स है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ऑल क्लियर। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, आपने यहां देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, दोनों को कंबाइनली पता है क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां मैं नोट करवा दूं, यहां मैं नोट करवा दूं, नोट, ठीक है, यहां करवा देता हूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी या तो वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कंबाइन क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स है, उनको इक्वल कब कहेंगे। पहला कंडीशन, वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्डर अलग अलग है तब तो भाई भूल ही दो, तब तो अनइक्वल है, ठीक है। पहला कंडीशन कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी पहले मैट्रिक्स का A11 दूसरे मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं, ठीक है, जैसे A है मान लो, ABCD, ठीक है, और B क्या है, XYCD, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं A इज इक्वल टू B, देन क्या होगा, इफ A इज इक्वल टू B। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ऑर्डर भाई सेम है, पहला कंडीशन क्लियर है।
ऑर्डर क्या है, सेम। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा पहली बात, ए अगर m बाय n ऑर्डर का है तो ये भी m बाय n ऑर्डर का होना चाहिए। पहली बात तो समझ आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो तब क्या होना चाहिए, ए जैसे इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ए आ रहा है, ठीक है, और इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एक्स आ रहा है, तो ए किसके इक्वल होगा, एक्स, और बी किसके इक्वल होगा, वाई के। सी तो सी के इक्वल है, डी डी के इक्वल है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है कि अगर मैं बोलता हूं ए है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये आई जे, ये है 2 बाय n का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बी है, ठीक है, बी है बी आई जे, और ये है m बाय 3 का। ग्रेट। मैं कह रहा हूं इफ a इज इक्वल टू बी है, देन क्या होना चाहिए, देन पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ये 2 बाय n है और ये m बाय 3 है, तो अगर यहां 2 है तो यहां भी क्या होना चाहिए था, 2, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यहां n है और यहां 3 है, तो n की जगह भी क्या होना चाहिए था, 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मान लो ये है 1 - 1 0 2 और इक्वल दे दिया एक ऐसे मैट्रिक्स के x x प्लस वाई, ठीक है, 0 2, भाई ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। और जरूरी है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली बात ये आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। भाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है इक्वल, बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल में रेक्टेंगुलर ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 0 -1 5 3, ठीक है बेटा, यहां देखो x 2 x प्लस वाई, ठीक है, c 5 3, ऐसा दे दिया। देन मैं कह रहा हूं इफ ये दिया हुआ है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ, 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। इनका ऑर्डर तो सेम है भाई, ऑर्डर क्या है, सेम है इनका, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है और ये इक्वल दिया है, तो इक्वल दिया इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ, कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अगर यहां 1 है यहां x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, n, मतलब 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। 2 की जगह 2 है, x प्लस वाई है और यहां 0 है, तो x प्लस वाई की जगह क्या होना चाहिए था कायदे से, 0। x की वैल्यू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया, -1। समझ आ रहा है, यहां c है और यहां -1। समझ आया नहीं आया, बहुत सस्ता सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सस्ता सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है, बस ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के बाद फिर हम सेकंड लेक्चर करेंगे और अच्छे से, ठीक है, और सेकंड थर्ड लेक्चर के बाद जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई जेई हम बिल्कुल साथ लेके चल रहे हैं, फोकस होके। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, इफ दिस मैट्रिक्स जो कि 3/3 का है और ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है 3/3 का, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हम सबको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम है, बल्कि ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन क्लियर है, ठीक है, और दिया है इक्वल। इक्वल तभी हो सकता है जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। यहां 0 है तो x+3 की जगह भी क्या होना चाहिए 0, मतलब x+3 किसके इक्वल होना चाहिए था 0 के, x+3 0, या तो x कितना आ गया जल्दी बताओ -3, ठीक है। या z+4, z को मैं ऐसे लिखूंगा, z को मैं ऐसे लिखूंगा ताकि 2 और z में डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो z+4 इज इक्वल टू क्या 6, तो z किसके इक्वल हो गया 2 के। अगला 2y - 7 किसके इक्वल बेटा 3y - 2, ये y यहां भेज दो तो -y हो जाएगा, और -7 में आ जाएगा +7, 7 - 2 5, तो y कितना हो गया -5। आगे -6 की जगह -6 है, a -1 की जगह कितना, a -1 की जगह -3, ठीक है, तो a कितना आ गया -2, ठीक है। अच्छा 2c + 2 की जगह, 2c + 2 की जगह यहाँ पे क्या है 0,
तो सी कितना आ गया -1। ठीक है, सॉल्व कर लो ना इसे। अरे भाई ये सॉल्व वगैरह करने तो आता है, बहुत अच्छे से आता होगा यार। अरे भैया जी क्या हो रहा है, 2c +2 वहाँ जाके -2, सी कितना हो गया -1। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। ओके ये भी हो गया। ये देखो 2b + 4 किसके इक्वल है बेटा, b - 3 के। ठीक है, तो b वहाँ आ गया, तो b और 4 वहाँ तो -7, तो b -7 आ गया। ठीक है, अच्छा दैट्स इट। आगे सबकी वैल्यूज आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, होमवर्क है भाई, कर लेना तुरंत इसे, में है क्या। ठीक है, ओके चलो ये वाला कर ही देता हूँ, अब बारी बारी आ रहा है तो ये वाला कर देते हैं। सेम है, सेम क्वेश्चन 2 बारी। ओहो चलो ये भी होमवर्क। ठीक है, ये वाला देखो, पता ना पिछले वाले में इक्वेशन बनेगा है ना, तो उनको एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे 2a + b 4 के इक्वल है, a - 2b - 3 के इक्वल है, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लो। ठीक है, ऑसम। ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ही अच्छा है बस, और क्या ही करें, कोई बात नहीं, पहला लेक्चर था तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अब देखो सेकंड लेक्चर और दिमाग में तब घुसेगा, मजा तब आएगा जब पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आप खत्म कर सकते हो 3.1 सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां देखो, लेट ए एक मैट्रिक्स है एंड बी, फाइंड थीटा इफ ए इज इक्वल टू बी। ओ माय गॉड, ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो ऑर्डर तो सेम है इनका, ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ, 3/2 3/2। ठीक है, ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो इस साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1/√2। ठीक है, ओके, कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस थीटा की, ये तो यहां से कॉस थीटा, अच्छा ये देखो कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -1/√2, कॉस थीटा -1/√2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टेन थीटा की जगह -1, टेन थीटा की जगह -1। आप देख रहे हो बेटा, देख रहे हो विनोद यहां पे एक चीज है, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता तो तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे साइन पॉजिटिव होता है और कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं, फिर तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा थीटा, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज ऑल स्कूल टू कॉलेज पता है ना। ठीक है, एस फॉर स्कूल यानी एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होता है पर कॉस और टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, पहली बात तो। ठीक है, अब थीटा की कोई एक वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करे, ठीक है, और मैं चाहे साइन में पुट करूं, चाहे कॉस में पुट करूं, चाहे टेन में पुट करूं, यानी साइन में पुट करूं तो ये वैल्यू प्रोड्यूस करे, कॉस में पुट करूं ये वाला वैल्यू प्रोड्यूस करे, थीटा में पुट करूं ये वाला वैल्यू प्रोड्यूस करे, यहां नेगेटिव में प्रोड्यूस करे और यहां पॉजिटिव में। ठीक है, तो भैया π/4 पे होता है, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, टेन π/4 1/1, टेन π/4 1। पर दिक्कत है क्योंकि भाई यहां 1/√2 नहीं है, -1/√2 है और यहां -1 है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो पहले बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू देखो कि ये 1/√2 कब देगा, ये 1 कब देगा, π/4 पे देगा। ठीक है, पर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाइक करवाने के लिए पाई में से माइनस करवा दो, यानी थीटा को क्या लिखो, पाई माइनस π/4, क्योंकि बेटा ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई, ये 3π/2, फिर ये दोबारा घूम के 2π, ये होता है नहीं होता है। तो अगर मैं थीटा को π/4 रखूं, थीटा को क्या रखूं, π/4, तो साइन 1/√2 होगा, कॉस 1/√2 होगा, टेन 1 होगा। पर मुझे तो ये नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव तब होगा जब मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में भेजूं। सेकंड क्वाड्रेंट में भेजने के दो तरीके, या तो π/2 में मैं प्लस करवा दूं π/4, ठीक है, और या तो पाई से माइनस करवा दूं π/4। ठीक है, यहां ऐसे जाता ना, ठीक है, जिनकी ऐसे चल रही है, ऐसे 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 रोटेशन ऐसे होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो मैं π/2 में ऐड करवा दूं, या तो पाई से माइनस करवा दूं सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। π/2 में आप ऐड करवाना रहने देंगे,
क्योंकि पाई बाय 2 में जब आप ऐड करवाते हैं रेशियो चेंज होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है कॉस साइन में, ठीक है। आप पाई माइनस करवा दीजिए, ठीक है, ठीक है, यानी थीटा क्या है, ये ऐसे गया पाई माइनस पाई बाय 4। भैया एक और चीज हो सकता है, मैं 2 बार घूम के आ गया, तो यहां तक क्या हो गया 2 पाई, यहां तक हो गया पाई, यानी 3 पाई माइनस पाई बाय 4। ये पाई है और ये पता है ना, ये 3 पाई है या 5 पाई है एंड सो ऑन। भाई ये पता है ना, ये क्या है, ये देखो यहां तक घूमे पाए, फिर दोबारा 2 पाए यानी पाए प्लस 2 पाए 3 पाए, फिर दोबारा 2 पाए 7 पाए, मतलब 5 पाए फिर 7 पाए फिर 9 पाए, ऐसा चल रहा है। तो या तो मैं पाई में से माइनस करवा दूं, या तो 3 पाई में से माइनस करवा दूं, या तो 5 पाई में से माइनस करवा दूं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, इसको लिखने का तरीका भैया जी माइनस होगा पाई बाय 4, ये तो गारंटेड है, पर किससे माइनस होगा, या तो पाई से, या तो 3 पाई से, या तो 5 पाई से, या तो 7 पाई से, या तो 9 पाई से। पाई का मतलब 1, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड नंबर को आप कैसे लिखते हो, 2n+1 पाई, टू एन प्लस 1 पाई, और n की वैल्यू यहां से 0 से स्टार्ट कर देना, 0 1 2 3। कुछ लोग 2n-1 भी लिख सकते हैं, पर वहां पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। 2n+1 लिखा है तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म, 1 इंटू पाई 1 पाई, पाई माइनस पाई बाय 4, समझ आ रहा है। 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है बेटा, क्लियर है। और नंबर को ऐसे लिख रहे हो अगर, तो n को 0 से स्टार्ट करोगे, ऐसे लिखोगे तो n को 1 से स्टार्ट करोगे, तो ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, ऊपर वाला लिख दो। मजा आया, लिखने का तरीका पता लगा भैया। वैसे कायदे से थीटा पाई बाय 4 होना चाहिए, पर नहीं, एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करने के लिए या तो पाई माइनस पाई बाय 4 करवा, या तो 3 पाई माइनस पाई बाय 4 करवा, या तो 5 पाई माइनस पाई बाय 4 करवाए। क्लियर है, क्लियर है भाई। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे दोबारा बता देना, आप कमेंट कर देना, ठीक है। दोबारा देखो लेक्चर को, ठीक है, अच्छे से, ऑल क्लियर। मजा आया, मजा आया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलता है हम सेकंड लेक्चर में, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए।